तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के गणित विषय से चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न। और 6.2 के प्रश्न करने से पहले पिछला रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसको किस प्रकार समांतर सिद्ध किया जा सकता है, या दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इस प्रकार बने संगत कोणों के युग्म कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोणों के युग्म कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों के युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम शुरू करते हैं अपने प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न कि आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। अब चित्र को देखने पर हमें क्या पता चल रहा है कि इसने AB समांतर CD नहीं दिया हुआ है, नहीं तो इजी होता, ये x भी किसके बराबर हो जाता, y के कैसे होते, एकांतर कोण। अब हमको ये सिद्ध करना है कि ये एकांतर कोण हो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x और y के मान। तो देखिए इस चित्र को देखने पर पता चल रहा है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब मैंने कहा था x की आकृति बनती है तो वो कोण कैसे कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाए। तो y बराबर कितना आ गया, 130 डिग्री। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 130 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे। देखिए ये एक सरल रेखा है, इस पर ये किरण इस प्रकार खड़ी है, यहाँ दो कोण बन रहे हैं, ये 50 डिग्री और ये x। तो हमने पढ़ा था रेखिक युग्म से इनका योग कितना होगा, 180। रेखिक युग्म से तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 50, तो x बराबर 130 डिग्री। तो x का मान भी क्या आ गया, 130 डिग्री। अब देखिए x और y दोनों का मान कितना आया हमारे पास, 130 डिग्री। और ये कैसी आकृति बन रही है, आकृति भी देख लो, जेड की आकृति बन रही है। इट मीन्स ये क्या हुए, एकांतर कोण हुए। और जब एकांतर कोण हुए ये, तो जो दी हुई दोनों रेखाएं हैं वो भी कैसी हुई, समांतर हुई। तो AB समांतर हुई CD के। यही सिद्ध करवा रहा था हमको। अब इसका तरीका देख लेते हैं हम। देखिए y बराबर 130 डिग्री, ये कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण, ये मैंने बता ही दिया था आपको। उसके बाद 50 डिग्री प्लस x, 180 डिग्री किससे, रेखिक कोण युग्म से। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। दोनों समीकरणों को देखने पर क्या पता चल रहा है, x और y क्या है, 130 डिग्री के। तो दोनों का मान ये हो गया। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो दिए हुए जो अंत्य कोण है वो आपस में बराबर हो, तो वे दोनों रेखाएं भी आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो जब दोनों कोण बराबर आ गए और ये एकांतर कोण है तो दी हुई रेखाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखिए एकांतर कोण है, ये दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा, और एकांतर अंत्य कोण कैसे हैं, बराबर है। तो दोनों रेखाएं भी क्या होंगी, समांतर होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकृति में AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के, और Y अनुपात Z कितना दिया हुआ है, 3:7। तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो अब सबसे पहले ये देखिए कि AB समांतर CD दिया हुआ है और CD किसके समांतर है, EF के। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, AB समांतर CD, ये तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले अंत्य कोण है। तो x प्लस y बराबर कितना हो गया,
180 क्यों है? तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण, और ये हमने पढ़ा था कि तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारा? 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि AB समांतर किसके थी? CD के, और CD किसके समांतर थी? EF के। तो ये EF भी तो AB के समांतर होगी, तो AB समांतर हुई EF के। तो अब इस आकृति में देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हुए, तो क्या हुआ? x और z ये दोनों कैसे कोण हुए? एकांतर कोण हुए, और ये आपस में बराबर हुए, तो x z बराबर हुए। कैसे? एकांतर कोण हुए। अब यहाँ पे इस समीकरण में x की जगह मैं क्या रख सकती हूँ? z रख सकती हूँ। तो ये क्या हो गया? z प्लस वाई बराबर 180। अब क्या हुआ? ना इनकी वैल्यू है, ना x की वैल्यू, ना y की, ना z की। तो अब क्या किया? अनुपात दिया हुआ है हमें, y अनुपात z। तो मैंने क्या मान लिया? y का मान मान लिया 3p। p से क्यों किया? क्योंकि एक चर राशि है। अगर मैं x से करती तो x यहाँ पहले से दिया हुआ था, तो मैं कोई दूसरा चर ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ क्या ले लिया? y का मान कितना है? 3p, और z का मान कितना है? 7p। दोनों की वैल्यू हमने इसमें रख दी, तो ये हो गया 7p प्लस 180। इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना हुआ? 10p, और ये 180 डिग्री। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 18 डिग्री। अब यदि p की वैल्यू मैं इसमें रख दूं और इसमें रख दूं, तो ये क्या हो गया? 3 इंटू 18, ये हो गया 7 इंटू 18। ये आ गया हमारे पास। पर पूछा क्या है इसने? x की वैल्यू, ना कि y और z की वैल्यू। तो अब z की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 126 डिग्री। तो जब z का मान 126 आया तो z किसके बराबर था? x के। तो x का मान भी कितना आ गया हमारे पास? 126 डिग्री। तो जरा ये ध्यान रखना है, सवाल पढ़ना है ध्यान से, डायग्राम देखना है ध्यान से, फिर हमें जो कुछ भी पिछला याद है, पिछले भागों में जो पढ़ा है, देखा है, वो सब यहाँ अप्लाई करना है। वो देखना है कि हम कैसे इनका मान निकाल सकते हैं। तरीका देखते हैं। जब AB समांतर थी CD के, तो x प्लस वाई कैसे हो गए? अंतःकोण हो गए, और अंतःकोणों का योग कितना हुआ? 180 डिग्री। ठीक है। अब AB समांतर थी CD के, और CD किसके समांतर है? EF के। तो EF भी किसके समांतर हो गई? AB के। तो ये देखिए AB समांतर है EF के। तो जो हमारी ये आकृति थी, ये कैसे हो गए? एकांतर कोण। तो x प्लस z बराबर एकांतर कोण। यहाँ से x की जगह z मैंने किस समीकरण में रख दिया? इस समीकरण में रख दिया। तो ये आ गया हमको। अनुपात हमको ये दिया हुआ था ही, तो y का मान क्या हो गया? 3p, z का मान क्या हो गया? 7p। और इस y और z का मान किस समीकरण में रख देंगे हम? x प्लस y में। तो कितना हो जाएगा? 10p। देखिए समीकरण 3 से हमने इनका मान रख दिया, तो 3p प्लस 7p कितना हो गया? 180 डिग्री। तो 10p बराबर 180 डिग्री। p का मान निकालेंगे तो 10 इधर आएगा, चूंकि ये इधर गुणा हो रहा है तो इधर आके किस में बदलेगा? भाग में। तो 0 से 0 कट गया, तो कितना बच गया p का मान? 18 डिग्री। p का मान हमने y में रखा, तो y कितना था? 3p, ये 54 डिग्री आ गया। और z में रखा तो 126 डिग्री आ गया। z का मान निकालना क्या था हमको? x का मान। तो क्या था? x बराबर z था, हमने अभी अभी किया था। तो जब z, x का मान कितना आ गया हमारे पास? 126 डिग्री। क्यों? क्योंकि z का मान कितना है?
सिंपल है, सबसे सरल है ये भाग अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि आकृति में यदि AB समांतर CD और EF लंब है CD पर, और क्या दिया हुआ है, कोण GED 126 डिग्री है, तो कोण AGE, कोण GEF और कोण FGE का मान ज्ञात कीजिए। सवाल पढ़ लिया। अब चलो हम देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ दो रेखाएं समांतर दी हुई हैं, कौन कौन सी, AB और CD। फिर इसने बोला है EF किस पर लंब है, CD पर। तो जरा ये लंब का मैटर समझ लीजिए। देखिए सबको मालूम है 90 डिग्री का कोण इस प्रकार बनता है, दोनों स्ट्रेट लाइन होती है, इस स्ट्रेट लाइन पर ये एक सीधी लाइन खड़ी होती है, और अगर हम इसको D से मापेंगे तो ये 90 डिग्री का ही आएगा। तो जब एक रेखा पर एक रेखा सीधी खड़ी हो और 90 डिग्री का कोण बनाए, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि माना इसका नाम X Y Z, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेखा YZ पर क्या लंब है, रेखा X Y, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि जब इसने कहा कि EF किस पर लंब है, CD पर, तो ये कोण क्या हो गया हमारा 90 डिग्री का। बस ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये आ गया। अब चलो प्रश्न करते हैं अपना अपन। तो देखिए इसने कहा GED कितना है, 126 डिग्री। तो GED ये कितना है, पूरा 126 डिग्री। तो ये पूछ रहा है AGE का मान ज्ञात कीजिए, AGE का। तो ध्यान से देखिए, इसने बोला सवाल ने AB समांतर है CD के, ये लीजिए मैंने बना दिया, ये AB और ये CD, ये बिंदु G और ये E। इसने क्या दिया था, GED 126 डिग्री। तो देखिए AGE ये वाली आकृति, ये जेड की आकृति में बन रही है, तो ये कैसे कोण हुए, एकांतर कोण हुए हमारे। यहाँ से ये पूरा एकांतर कोण हुआ, तो ये हो गया AGE कोण किसके बराबर हो गया, 126 डिग्री के। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण। तो AGE की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये बोल रहा है GEF इस वाले कोण की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान देना, ध्यान देना कि ये पूरा कोण 126 का है, ये 90 डिग्री का है। तो ये वाला कोण का मान निकालूंगी, तो इस 126 में से ये 90 घटा दूंगी, तो ये मान आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आकृति ऐसे बनी हुई है, कुछ चित्र देखना, इस पूरे की माप कितनी दी हमें, 126, ये कोण कितना हुआ 90 का। तो ये वाला मान जो निकालेंगे, इस 126 में से 90 घटा देंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। और ये कौन सा कोण था, GEF, ये कितना आ गया 36 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है वो, FGE ये वाला कोण पूछ रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, ये एक रेखा है, ये इस पर इस प्रकार किरण आ रही है, तो ये कोण और ये कोण, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री से। इन दोनों का योग कितना हुआ 180 डिग्री, किससे, रेखिक युग में से। तो ये 126 डिग्री था, इसको मान लिया मैंने x, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो गया 180।
किससे? रेखिक युग्म से। तो x का मान निकालेंगे तो 126 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। सिंपल था। तरीका देखते हैं इसका। ए बी समांतर सी डी, मैंने बोला था ये दोनों समांतर है, प्रश्न में दिया हुआ था। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हुए। तो यही चीज़ दे रखी है कि कोण ए जी ई बराबर कोण जी ई डी। तो ए जी ई का मान कितना आ गया? 126 डिग्री। देखिए कि ये वाला कोण किन दो कोणों से मिलकर बना हुआ है? जी ई एफ और एफ ई डी से। तो ध्यान से देखिए, जी ई एफ और एफ ई डी से कौन सा कोण बना हुआ है? जी ई डी। जी ई डी कितना दिया होता है? 126 डिग्री। एफ ई डी कितना दिया हुआ है हमारे पास? ये इस पर लंब है तो ये 90 डिग्री का, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि ये 90 डिग्री। और जी ई एफ ये हमको निकालना था। तो जी ई एफ 126 में से ये 90 घटा दिया तो कितना आ गया हमारा? 36 डिग्री। उसके बाद था कि हमारा चित्र यूँ था, ये था ए, ये था जी, ये था एफ और ये था ई। अब ये पूछ रहा था कोण एफ जी ई, इसकी वैल्यू जब इसकी 126 आ गई थी तो देख लीजिए कोण ए जी ई, कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई, इन दोनों का योग कितना हुआ? 180। किससे? रेखिक कोण योग में से। तो ए जी ई का मान कितना निकला? 126। तो एफ जी ई का मान कितना निकलेगा? 180 में से 126 घटा दिया तो आ गया हमारे पास 54 डिग्री। अगला सवाल देखते हैं कि आकृति में पी क्यू समांतर है एस टी के और कोण पी क्यू आर 110 डिग्री दिया हुआ है और कोण आर एस टी 130 डिग्री है। तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। प्रश्न पढ़ लिया हमने। अच्छा, नीचे भी कुछ दिया, नीचे इसने एक संकेत दिया है। अब वो संकेत किस लिए देता है कि आप सवालों को इस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए संकेत क्या दिया है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। ये हमारा बिंदु आर है, ये बोल रहा है आर के समांतर, ये लो मैंने एक रेखा खींच दी इसके समांतर। किसके? एस टी के समांतर। इसका नाम मैंने क्या रख दिया? एम और इसका एन। चलो सवाल कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखते हैं इसको करने का तरीका। सबसे पहले समझते हैं इसको। इसने बोला है कौन कौन सा कोण? क्यू आर एस ज्ञात करने के लिए। क्यू आर एस ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए एस टी किसके समांतर है? आर एन के या फिर एम एन के, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये मैंने खींची थी क्योंकि ये इसने संकेत दिया था। तो जब ये समांतर है तो ये तिर्यक रेखा हो गई और जब ये तिर्यक रेखा हो गई तो ये तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण हो गए और जब तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण हो गए तो इसका और इसका योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो 180 में से 130 घटा दूंगी तो मैं कितना आ जाएगा हमारे पास? 50 डिग्री। किस कोण का मान आएगा हमारे पास? इस वाले कोण का मान। तो वो कितना आया? 50 डिग्री। अब फिर समझिए कि निकालना इसका है तो अब क्या करें। तो अब ध्यान से देखिए, जब ये रेखा मैंने खींची तो ये इसके समांतर खींची और ये पी क्यू रेखा एस टी के समांतर दी हुई थी। तो जब ये इसके समांतर और ये भी इसके समांतर, तो ये रेखा भी इसके समांतर होगी कि नहीं होगी? होगी। तो ये पी क्यू रेखा इसके समांतर होगी तो ये कोण जेड की आकृति का बना। तो 110 और ये वाला कोण, आकृति समझिए, ये P
ये Q, ये 110 दिया हुआ है हमारे पास। ये तो जब ये बिंदु R था तो ये कोण भी तो 110 का होगा, और ये कोण किन दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, इस प्रकार बना हुआ है, जिसमें से ये आधा तो इधर बट गया, तो इसका मान कितना था, 50 डिग्री। अब ये निकालना है तो हमने क्या लिखेंगे, कोण PQR किसके बराबर हुआ, कोण SRN के प्लस और दूसरा कोण QRS के। कोण SRN हमने निकाला था, ये था, ये कितना था, 50 डिग्री। कोण QRS ये ज्ञात करना ही है, और PQR कितना दिया हुआ है, PQR 110 डिग्री। तो 110 में से ये 50 घटा देंगे तो QRS का मान आ जाएगा, वो कितना आएगा हमारे पास, 60 डिग्री। तरीका जानते हैं इसका, कि ST के समांतर एक रेखा MN खींची, उसके बाद जो बिंदु तिर्यक रेखा QR से गुजरती है, तो ये किससे गुजरती है, R बिंदु से, ये QR नहीं है, R बिंदु से गुजरती है। ये देखो, ये थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई है, तो कोई बात नहीं, जो बिंदु R से गुजरती है सिर्फ इतना ही है ये, ठीक है। तो ST किसके समांतर हो गई, MN की ये रेखा इसके समांतर हो गई। तो मैंने यही बोला था, कोण TSR या RST, तो ये हो गया, और कोण SRN बराबर 180 डिग्री। कोण RST कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री, ये रहा, और कोण SRN ज्ञात करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 130 को इधर ले गए तो कोण SRN कितना आ गया हमारे पास, 50 डिग्री। दोबारा से देखिए कि PQ समांतर थी ST के और ST समांतर है MN के, तो ये वाली रेखा इसके भी समांतर होगी, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हुए, ये 110 का तो ये पूरा भी 110 का, पर चूंकि इसका मान हम निकाल चुके हैं अभी अभी, देखिए PQ भी किसके समांतर हुई, MN के, ठीक है। उसके बाद जो तिर्यक रेखा, ये भी, यहाँ तिर्यक रेखा क्या हुई, QR, देखिए ये QR हुई। तो देखिए कोण QRN, ध्यान से देखना, QRN, कोण PQR, कोण PQR, ये आपस में कैसे हुए, बराबर, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। तो कोण QRN कितना हो गया, 110 डिग्री का। QRN ये पूरा कोण कितने का हो गया, 110 डिग्री का। निकालना, अभी QRN किन दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, कोण QRS और कोण SRN के। कोण SRN की वैल्यू मैंने निकाल दी थी, ये वाली 50 डिग्री, ये आ गया, तो कोण QRS कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री आ गया हमारे पास। अगला सवाल देखते हैं कि आकृति में यदि AB समांतर है CD के और कोण APQ बराबर है 50 डिग्री और कोण PRD है 127 डिग्री, तो X और Y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये समांतर दी है इसके, तो अब सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि इसमें हम कैसे हल कर सकते हैं। तो सिंपल है, ये और ये आपस में समांतर है, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये 50 डिग्री का है, ये कौन से कोण बन गए, एकांतर कोण बन गए, तो ये 50 का, तो ये भी 50 का। x का मान आ गया हमारे पास, क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हुए, एकांतर कोण हुए। अब अगर
ये दोनों समांतर है और तिर्यक रेखा ये ना हो कि ये होती, तो देखिए ये और ये कोण APR और कोण PRD ये आपस में कैसे हुए, एकांतर कोण। तो ये 127 का, तो ये वाला पूरा कोण भी 127 का होना चाहिए। इसका मतलब 50 प्लस y बराबर 127 डिग्री। y का मान निकालने के लिए 50 को इधर घटा दिया मैंने, सतहत्तर डिग्री। और ये कैसे कोण थे, एकांतर कोण। बताओ कहीं कोई दिक्कत आई, नहीं आई अपन को दिक्कत। तो ये सवाल बहुत सरल है। अब तरीका देखो, जो बोला वही लिखा हुआ है कि AB समांतर CD, PQ एक तिर्यक रेखा है। तो देखिए कोण APQ बराबर कोण PQR के, जो x दिया हुआ है, तो APQ 50 डिग्री आ गया हमारे पास x का मान। उसके बाद दोबारा से AB समांतर है CD के, और यहाँ PR, अब की बार तिर्यक रेखा क्या ले ली इसने, ये वाली ली है तिर्यक रेखा। तो कोण APR, ये वाला कोण किसके बराबर हुआ, कोण PRD के, कोण PRD के। और कोण APR किन दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, कोण AP इन दो कोणों से, 50 प्लस y से। तो 50 प्लस y ये कितना हो गया, बराबर 127 डिग्री। तो y का मान हमारे पास क्या आ गया, 77 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे से समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से बिंदु C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध करना है AB समांतर है CD के। तो सबसे पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं कि प्रश्न बोल क्या रहा है हमको। इसने कहा है कि PQ और RS दो दर्पण हैं और वो कैसे रखे गए हैं, हमारे समांतर। तो मैंने ये दो दर्पण बना दिए। ये दर्पण के ऊपर जो डिजाइन बनी हुई है वो क्या है, जैसा कि तुमको चित्र में भी दिख रहा है। तो दर्पण के पीछे की साइड पॉलिश होती है, ये वही पॉलिश है। तो अब हमें इतना डीपली नहीं जाना है, सिर्फ ये देखिए कि दो दर्पण हैं, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से बिंदु B पर टकराती है। ये A और ये बिंदु B पर टकराती है। फिर वहां से परावर्तित किरण यहां से परावर्तित हो गई वापस और ये BC पथ पर चली और दर्पण RS से C बिंदु पर, तो ये इस से C बिंदु पर टकराएगी यहाँ पर। तो ये BC ये यूं आ रही है। उसके बाद C बिंदु से ये CD के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, ये यूं परावर्तित हो गई। तो हमें चित्र समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम साइंस का पार्ट देखते हैं कि अच्छा, साइंस का पार्ट देखने से पहले हम ये देखते हैं कि ये हमको सिद्ध क्या करवा रहा है। तो ये सिद्ध क्या करवा रहा है, AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के। और दो रेखाएं समांतर कब हो सकती हैं, जब उनके अंतर्गत बनने वाले संगत कोणों का युग्म कैसा हो, बराबर हो, या फिर एकांतर कोणों का युग्म कैसा हो। और एकांतर कोण कौन से, अंत है एकांतर कोण, एकांतर कोणों का युग्म वो भी कैसा हो, बराबर हो। और तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। यदि ये तीन कंडीशन हम सिद्ध कर देते हैं तो हमारी दी हुई रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो अब देखिए इस चित्र को देखने पर ये रेखा और ये समांतर सिद्ध करनी है। तो इस डायग्राम को आराम से देखिए
कि ये कोण अगर मैं इस कोण के बराबर सिद्ध कर दूं तो ये एकांतर कोण होते हैं। ये जेड की आकृति बन रही है, देखिए ढंग से जेड की आकृति बन रही है, तो ये कोण इसके बराबर सिद्ध होगा। और ये कैसे कोण है? एकांतर कोण। तो ये रेखा और इस रेखा के समांतर अपने आप हो जाएगी। तो अब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम साइंस का पार्ट देखते हैं। उसमें क्या देखते हैं, देखिए एक कांच पर यदि कोई किरण इस प्रकार आती है तो उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। इस प्रकार चली जाती है टकराकर, उसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। तो यहां पे ये आपतित किरण हुई हमारी और ये परावर्तित किरण। अब ये जो आपतित किरण है, यहां एक अभिलंब लेते हैं, तो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ कि जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और जब परावर्तित किरण जाती है जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तित कोण। और ये होते हैं आई और ये होते हैं आर। इट मीन्स जो ये आपतन कोण होता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो कोण आई बराबर कोण आर। अब जो चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ वो देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये किरण ए बी बिंदु बी पर टकराई, ये आपतित किरण थी, और बी सी परावर्तित होकर सी बिंदु पर आ गई। ठीक, अब मैंने यहाँ एक अभिलंब बनाया, मतलब मैंने यहाँ एक लंब बनाया, ये बन गया, कुछ भी नाम दे दिया इसका सी एम। और यहाँ भी एक लंब बनाया, इसका नाम दे दिया सी एन। तो ये दोनों लंब समांतर रेखाओं के बीच में हो गए हमारे। ओके, अब यहाँ से एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, इनका नाम दे दिया मैंने कोण एक और कोण दो। इधर भी देखिए ये कौन सा कोण है 3 और ये कौन सा कोण है 4। तो इस परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2 होगा हमारा। तो कोण 1 बराबर कोण 2। और परावर्तन का नियम वही, ये आपतित किरण हो गई इसके लिए, इस दर्पण के लिए, तो ये कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया हमारा। अब देखिए, यदि हम जो सिद्ध कर रहे हैं वो चीज़ दिमाग में रखनी है कि इस पूरे कोण के मतलब कोण बी को कोण सी के बराबर सिद्ध करना है मेरे को। तो ये रेखाएं हमारी कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो हमने सबसे पहले ये चीज़ निकाल ली। अब देखिए ए बी सी, ये क्या है हमारा, कोण 1 प्लस कोण 2 है। कोण 1 और 2 बराबर है, तो मैं दोनों जगह कोण 2 लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2 कोण 2, मतलब ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, मतलब ये। और फिर इसी प्रकार बी सी डी वो कौन से कोण के योग के बराबर है, कोण 3 और कोण 4 के। और कोण 3 और कोण 4 हमारे इस नियम के अंतर्गत कैसे हैं, बराबर है। तो कोण 3 4 की जगह भी मैं क्या लिख सकती हूँ 3। तो दोनों कोण कैसे हो गए, 2 कोण 3। और अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये देखिए, पहले तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब इन दोनों को कैसे बराबर करें, मैंने जो अभिलंब खींचे थे बी एम और सी एन, बी एम किस पर लंब था, पी क्यू पर, और सी एन किस पर लंब था, आर एस पर। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि समांतर रेखाओं के मध्य जब अभिलंब या लंब खींचे जाते हैं तो वे भी आपस में कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। तो देखिए
ये समांतर हो गए। ये कौन सा हो गया हमारा BM और ये CN। यहां कौन सा कोण बन रहा है 2 और यहां कौन सा कोण बन रहा है 3। और क्यों बन रहे हैं ये क्यों? कोण 2 बराबर कोण 3, ये कैसे कोण हुए हमारे एकांतर कोण। अब मैंने ये क्यों किया? क्योंकि देखो कोण 2 बराबर कोण 3 है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। इट मीन्स कोण BCD और कोण ABC बराबर हो गए हमारे। तो देखिए 2 कोण 2 बराबर 2 कोण 3, तो ये क्या हो गया कोण ABC बराबर कोण BCD। और ध्यान से देखो ABC ये वाला कोण था और BCD ये वाला कोण था। जेड की आकृति बन गई, एकांतर कोण बन गए, बराबर हो गए, तो ये भुजाएं भी कैसी होंगी, ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। यही इस प्रश्न में सिद्ध करवा रहा था हमको। अब इसका तरीका देखिए कि PQ और RS दो दर्पण इस प्रकार हैं कि दोनों समांतर है दर्पण। आपतन किरण AB सबसे पहले जब सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं तो मैंने उसमें बोला था कि जो पहला पॉइंट होता है दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन से संबंधित जितनी चीज़ें दी हुई हैं, हमें ज्ञात हैं, हमें समझ में आ रही हैं, वो सब लिख दी जाती है। दूसरे पॉइंट में सिद्ध करना है लिखते हैं, तो सिद्ध क्या करवा रहा था, AB समांतर है CD के। रचना में क्या किया था हमने, BN, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ नाम N मान लिया, यहाँ M, ये तो चर राशियाँ हैं, ये तो हम अपने मन से रखते हैं नाम, तो अब यहाँ N और M मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो BN लंब है PQ पर, ये इस पर लंब है, और CM लंब है RS पर, ये इस पर लंब है। तो अब तरीका देखो, मतलब उत्पत्ति, तो हम जानते हैं ये परावर्तन का नियम है, ये विज्ञान में है। हो सकता है तुमने पिछली कक्षा में पढ़ा हो या हो सकता है इसी सत्र में हो तुम्हारे। तो परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो ये हमारी क्या थी, आपतन किरण, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। तो ये हमारा एक आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। इसी प्रकार 3 और 4 में भी है, ये आप देख सकते हैं, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, इसके लिए ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। अभी ये आपतित क्यों बोल दिया, क्योंकि ये किरण यहाँ आ गई अपनी, तो ये इसके लिए आपतित हो गई, वापस परावर्तित होकर यहाँ जा रही है। तो 3 और ये 4 आपस में बराबर हो गए, ये लिख दिया मैंने। इनको क्या नाम दे दिया हमने, समीकरण 1। आगे देखिए कि PQ और RS समांतर थी, इस पर जो लंब बनाए थे हमने वो भी आपस में कैसे हुए, समांतर। ये ध्यान रखना कि समांतर रेखाओं के मध्य में अभिलंब या लंब जो खींचे जाते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं, समांतर। यही चीज़ हमने यहाँ लिख दी। इसको कौन सी तिर्यक रेखा काट रही है, ये BN था, ये CM, कौन सी तिर्यक रेखा हुई, BC। यही मैंने यहाँ लिखा है कि BC तिर्यक रेखा इसको काट रही। यहाँ कौन सा कोण बन रहा था, 2 और यहाँ 3, तो देख लीजिए ये 2 बन रहा और ये 3, तो 2 बराबर 3, ये कैसे कोण हुए हमारे, एकांतर कोण। अब कोण ABC, कोण ABC किन दो कोणों से मिलकर बनाए, ध्यान से देखिए चित्र में, ABC, यहाँ देखिए ABC दिख रहा है, तो ये ABC 1 + 2 के, और ऐसे ही BCD ये 3 + 4 के, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही ABC कितना आ गया, 1 + 2 के, और BCD 3 + 4 के। और अभी अभी हमने देखा था 1 और 2 आपस में बराबर हैं, तो 1 की जगह भी 2 रखा, तो ये 2 कोण 2 आ गया, और इधर 4 की जगह भी 3 रखा, तो ये 2 कोण 3 आ गया। और कोण 2 और 3
इस समीकरण से बराबर हैं, तो ये ABC और BCD ये भी कैसे हुए हमारे, बराबर हुए। देखिए जो चीज़ बोली वही लिखी हुई है, तो ये आपस में बराबर हुए। और ये बराबर होके ये कैसे कोण हैं, एकांतर कोण। तो हमको लिख देना है नीचे एक लाइन, आप खुद से ऐड कर दीजिएगा कि यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर कोणों का युग्म यदि बराबर हो तो जो दी हुई रेखाएं हैं वो भी कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो अब आप सब लोग ये क्वेश्चन करेंगे, आज जितना करा दिया है, उसके बाद इसके आगे का भाग अगले भाग में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।